अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर प्रोडक्ट देखा था। इस एक्सरसाइज में वेक्टर प्रोडक्ट यूज होगा, इसी वजह से मैंने एक वीडियो बना के जिसमें आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है वेक्टर प्रोडक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज को। उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं। तो अगर आप 7.4 समझ रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग वेक्टर प्रोडक्ट, तो पहले वेक्टर प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा काइंडली। तो मेरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो फिर आप 7.4 समझिएगा। तो 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है एंड बी क्रॉस ए फाइंड करना है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इस सीरीज में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में से। तो इस एक्सरसाइज में से भी हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो जो भी पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। तो मैंने इसमें से मैक्सिमम पार्ट्स 2 से 3 पार्ट्स आपको सोल्व करवाए हैं। या तो आपको वो कहेगा ए क्रॉस बी फाइंड करें या तो बी क्रॉस ए। इतना ही स्टेटमेंट आएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। ये अगली स्टेटमेंट नहीं आएगी चेक योर आंसर वाले। सिर्फ इतनी स्टेटमेंट आएगी, ए क्रॉस बी फाइंड करना है या बी क्रॉस ए फाइंड करना है। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। इसमें आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। अगर आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करेंगे, आई जे के। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स वाई और जी कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। ये देखें, आई जे के आपने इस तरह इसको लिख लेना, डिटर्मिनेंट मेथड यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। ये एक्स कंपोनेंट है, ये यहाँ पे प्लस का 1 ये वाई का कंपोनेंट है और -1 ये जो है जी कंपोनेंट है। तो इसी तरह आपने इसको लिखना है कि ये जो कंपोनेंट्स लिखे हैं ए वेक्टर के लिखे हैं। ठीक है, तो आई के नीचे आई की वैल्यू, जे के नीचे जो कि जे के साथ कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू, के यूनिट वेक्टर के नीचे के कोफिशिएंट की वैल्यू -1 है तो वो लिखी गई। इसी तरह बी वेक्टर में आई के कोफिशिएंट की वैल्यू यानी आई के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो 1 है, वो लिखी गई। जो जे के साथ कोफिशिएंट मौजूद है -1, जे के नीचे -1 लिखा गया, के नीचे 1 लिखा गया। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है बी वेक्टर। गौर से समझिएगा आप। इसको अब आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। आप रो 1 को एक्सपेंड कर लें। रो 1 को एक्सपेंड करना है अगर आपने, तो इसका मतलब है आपकी रो 1 फिक्स हो गई है। आपने ये थर्ड चैप्टर में, फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर में भी ये चीज़ समझी होगी, डिटर्मिनेंट मेथड। तो आपने यहाँ पे अब एक्सपेंडिंग करनी है, रो 1 को ही हमेशा आपने एक्सपेंड करना है, यानी रो 1 फिक्स हो गई है। अब आप रो 1 ले ली है, कॉलम 1 ले लें। पहली रो और पहला कॉलम आप समझें कि गायब कर दिया आपने। तो जो एंट्रीज़ आपके पास बचती हैं वो लिख दें, 1, -1, -1 एंड 1। वो हमने डिटर्मिनेंट में लिख दी हैं। और अगर आप चेक करें तो ये वाली जो एंट्री है इस पोज़ीशन पे, ये जो आई एंट्री है, ये पहली रो में भी आ रही है और दूसरी फिर पहले कॉलम में भी आ रही है। तो जो एंट्री रो में भी आ रही है और कॉलम में भी आ रही है, कॉमन आ रही है, वो यहाँ पे लिख देनी है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, रो पहले ही रखनी है, फर्स्ट रो ही रखनी है। अब आपने कॉलम सेकंड कर देना है, यानी कि ये गायब हो गया, समझे। तो जो एंट्रीज आपके पास बची हैं 2, -1, 1 और 1, यहाँ पे ये -1 वो आप यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो जे एंट्री है ये कॉमन एंट्री है जो कि रो में भी आ रही है और कॉलम में भी आ रही है, ये जो जे लिख दी है। इसमें डिटर्मिनेंट मेथड में पहली एंट्री पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव और तीसरी पॉजिटिव होती है जब भी आप पहली रो या पहले कॉलम को एक्सपेंड करें। मैं इन डिटेल ज़्यादा डिटर्मिनेंट मेथड की डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर लेंथी काम हो जाएगा, इर्रेलेवेंट डिस्कशन हो जाएगी। तो आपने सिर्फ रो 1 को एक्सपेंड करना है यहाँ पे, तो उस पे रहिए। अब आपने क्या करना है, पहली ही रो है और अब आपने तीसरा कॉलम ले लेना है, सारा कुछ गायब कर देना है। जो एंट्रीज बचती हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं और अगर मैं चेक करूँ तो ये वाली जो एंट्री है वो मेरे रो में भी आ रही है और इस तरह ये कॉलम में भी आ रही है, तो यहाँ पे के लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद है जी ये 2/2 का डिटर्मिनेंट। 2/2 का डिटर्मिनेंट बहुत ईजी है। प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। और ये माइनस का फार्मूले का है, माइनस जो है ये फार्मूले का, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस अ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल्स, ये सेकेंडरी डायगोनल्स। -1 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये जो माइनस का साइन है ये फार्मूला का है। इसी तरह आप इन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 2 को 1 से किया तो 2 आ रहा है, 1 को -1 से करके -1 आ रहा है और ये वाला जो माइनस है ये फार्मूला का।
तो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल -2 आ चुका है, माइनस ये फार्मूला का है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे अब आप इसको सोल्व करें, ये तो 0 हो जाता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 मिलके कितना बना देंगे 3 और ये वाली जो सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये इसके साथ आ जाएगा। और -2 और -1 जो है ये -3 बन जाएगा यहाँ पे। अब ये -3j -3k ये आपके पास A क्रॉस B का आंसर हो चुका है। इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है B क्रॉस A फाइंड करना है, जिसमें आपने B पहले लिखना है और A बाद में लिखना है, ठीक है? तो अब आपने बी क्रॉस ए भी फाइंड कर सकते हैं आप इजीली। इसमें सिर्फ ये होगा कि जो बी के कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है, और ए के कोफिशिएंट नीचे लिखे जाएंगे। जब आप बी क्रॉस ए करेंगे बी के कोफिशिएंट्स पहले लिखे जाएंगे और जे के कोफिशिएंट बाद में। तो ए के कोफिशिएंट सॉरी जे बोल दिया, ए के ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स बाद में लिखे जाएंगे और इसी तरह आप उसको एक्सपेंड कर। ये आपके पास मैंने पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर दिया है आपको। पार्ट नंबर 2 में भी इसी तरह है। इसमें सिर्फ ये था कि इसमें के यूनिट वेक्टर मिसिंग, तो आई जे के आप ऐसे ही लिखेंगे। अब इसमें भी के यूनिट वेक्टर नहीं है तो यहाँ पे भी मान लें कि ये 0 के है, तो इसका मतलब है यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे 0 के। और इसी तरह यहाँ पे भी आपका 0 के प्लस 0 के। तो जैसे आपको मैंने प्रीवियस पार्ट में कोफिशिएंट्स लिखना बताए हैं, अब वैसे ही इसमें लिख लेंगे। ये ए के कोफिशिएंट्स लिखे हैं, ठीक है, और ये आपने बी के कोफिशिएंट्स लिखे हैं। आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का और के नीचे के का लिखा हुआ है। अब आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड आपने पहली रो को ही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्सपेंड कर लें। इससे भी इजी इसको एक्सपेंड किया जा सकता है अगर आप तीसरे कॉलम को एक्सपेंड करें तो। अगर आपको एक्सपेंडिंग मेथड आता है तो यहाँ पे आप तीसरे कॉलम को भी एक्सपेंड करके देख सकते हैं। एनी हाउ मैंने रो 1 को एक्सपेंड किया है कि ताकि एक ही मेथड रहे। जिन स्टूडेंट्स को इतना डिटरमिनेंट की समझ नहीं है वो ज़्यादा डिटेल्स में जाने के बजाय इधर ही इसको अंडरस्टैंड कर सकें। बस मैंने रो 1 को ही एक्सपेंड किया, आप कॉलम 3 को भी एक्सपेंड, उसका आंसर आपको शॉर्टली मिल जाएगा। इसका थोड़ा इन डिटेल जाएगा। तो इसमें भी रो 1 है, एक दफ़ा आपने पहली रो रखनी है और इस तरह ये पहला कॉलम रखना है, जो एंट्रीज़ बचती हैं वो लिख देनी है। इसी तरह फिर पहली रो है, दूसरा कॉलम करना है, ये जो एंट्रीज़ बचेंगी फिर वो लिख देनी है। फिर इसी तरह पहली रो है और तीसरा कॉलम रखना है, जो एंट्रीज़ यहाँ पे बचेंगी वो आपने लिख देनी है, ठीक है? तो ये मैं प्रीवियस पार्ट में भी आपको बता चुका हूँ डिटरमिनेंट मेथड आपने कैसे सॉल्व करना है। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे इसकी समझ नहीं लगेगी, तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछे। कोशिश तो की है कि आपको पहले पार्ट में ही सारी चीज़ क्लियर कर दूँ, तो वैसे ही इसको एक्सपेंड किया है, रो 1 को एक्सपेंड किया, वैसे ही यहाँ पे एंट्रीज़ लिखी हूँ। अब वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल की। अब 1 को 0 से करके मल्टीप्लाई 0 ही आएगा और इधर 0 को -1 से करके 0 ही आएगा, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे 0 ही लिखा। इस तरह इधर भी ऐसे ही इसको इधर मल्टीप्लाई करके इसको इधर मल्टीप्लाई करके ये भी 0 ही है। सिर्फ इसका आंसर आएगा, 1 को -1 से किया तो ये -1 आ जाएगा। दरम्यान में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, और इस 1 को 1 से किया तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब -1 है कितना आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा। ए क्रॉस बी का आंसर आ चुका है -2। तो इस पार्ट के लिए वो बी क्रॉस ए भी पूछ सकते हैं। बी क्रॉस ए अगर आपने करना होगा तो बी की वैल्यू आप पहले लिख दीजिएगा और ए की वैल्यू बाद में लिख दीजिए, ठीक है? बी क्रॉस ए आप कर सकते हैं। बी क्रॉस ए मैं किसी नेक्स्ट पार्ट में मैंने सोल्व किया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें मैंने ए क्रॉस बी भी किया और बी क्रॉस ए के लिए मैंने लिखना सिखाया, आप एक्सपैंड खुद कर सकते हैं। ये चौथा जो पार्ट है आपका, इसको मैंने सॉल्व किया जी। इसमें ए दिया है आपको -4 आए प्लस जे -2 के, एंड बी दिया है आपको 2 आए प्लस जे प्लस के, ठीक है? आई एम सॉरी यार, ये जो फाइल जब बनती है इसको पीडीएफ बनाता हूँ लिख के, तो थोड़ा-सा वो एक आध पेज ना कई दफ़ा ब्लर कर देती है, तो यही सीन यहाँ पे हुआ है। तो -4i प्लस j -2 के है और ये 2i प्लस j प्लस k है। a क्रॉस b आपने फाइंड करना है, i j के आप लिख लें। यहाँ पे a के कोएफिशिएंट्स लिख रही हैं आपने और यहाँ पे b के कोएफिशिएंट्स। a के कोएफिशिएंट देख लें, i के साथ -4 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का 2 है। इसी तरह ये 2 है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 लिख दिया गया। एक्सपैंड किया गया, रो 1 को एक्सपैंड किया गया, जैसे कि मैं आपको पहले पार्ट में समझा चुका हूँ एक्सपेंडिंग मेथड, वैसे ही यहाँ पे किया गया। तो अब ये 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस फार्मूला का, ये सब्ट्रैक्शन का साइन फार्मूला का आ गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल 1 को -2 से करके -2 आ रहा है और ये 7 आएगा।
इसी तरह -4 को 1 से किया तो -4 आ जाएगा। 2 को जो है -2 से करेंगे आप मल्टीप्लाई तो -4 आ जाएगा। ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन है ये फार्मूला का आएगा। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -4 को 1 से किया तो -4 आ गया। ये सब्ट्रैक्शन का साइन फार्मूला का है। फार्मूला क्या है सब्ट्रैक्शन का, ये जो साइन है 2 को 1 से किया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 2 मिलके 3 बना देंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, इसमें माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया दरमियान में। इसको अब सॉल्व करें तो ये जो है -4 और प्लस का 4 कैंसिल आउट होकर 0 जे बच जाता है, 0 बच जाता है अंदर, और बाहर जे 0 जे, और ये -4 -2 -6 बन चुका है तो ये -6 के लिख दिया गया है। ये 1 + 2 3 आ गया है। ए क्रॉस बी आपके पास हो चुका है, ये ए क्रॉस बी का आंसर हो। इसी तरह अगर आपने बी क्रॉस ए करना है उसमें भी आपने एक्सपेंडिंग मेथड ही यूज करना है, डिटर्मिनेंट ही यूज करना है। सिर्फ इसमें बी के कोएफिशिएंट्स पहले लिखे जाएंगे और ए के कोएफिशिएंट्स बाद में लिखे। मैंने आपको सिंपल लिख के दिखा दिए हैं, ये पहले बी के कोएफिशिएंट्स लिखें क्योंकि यहाँ पे बी पहले आ रहा है, क्रॉस बाद में ए आ रहा है, और यहाँ पे ये ए के कोएफिशिएंट्स लिखे। आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे का, और के नीचे के का, और इसमें भी रो 1 को एक्सपेंड किया है। तो डू योरसेल्फ, ये मैंने आपको एक होम असाइनमेंट के तौर पे छोड़ा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर भी अगर आप को कहीं भी कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 2 है आफ्टर दैट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है वो तो वो इतनी चीज पूछेगा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, कहते कहेगा जी कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें पर इस जो कि ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसमें से कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने इस फाइल में एग्जांपल तो कोई सॉल्व नहीं की, बट नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, कोई एग्जांपल होगी तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें ये वाली एग्जांपल नंबर 1 ही इम्पोर्टेंट है। चलें ये नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, पास पेपर में ये बताइए, ठीक है। तो फिलहाल हम एक्सरसाइज पे ही फोकस करते हैं। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और एक साइन ऑफ एंगल थीटा निकालना है। कल वाली जो वीडियो, प्रीवियस वीडियो मेरी, इससे प्रीवियस लेक्चर जो है, उसमें वेक्टर प्रोडक्ट की जब मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी, प्रॉपर्टीज से पहले मैंने यूनिट वेक्टर एन निकालना सिखाया था, साइन थीटा भी निकालना था। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। इतनी चीज अगर आपसे वो पूछे कि सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालने को, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में इतनी सकते हैं आपसे कि भैया आप यूनिट वेक्टर फाइंड करके दें जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर हो। अब सिंपली क्या करें, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लें, ए क्रॉस बी लें। आई जे के लिखें, आई का कोफिशिएंट है -1, जे का कोफिशिएंट है -1, के का कोफिशिएंट है -1। तो -1 -1 -1 लिखा गया। फिर बी का कोफिशिएंट है 2 आई के साथ, फिर -3 फिर 4, 2 -3 4 लिखा हुआ है। एक्सपेंडिंग मेथड यूज किया, रो 1 को एक्सपेंड किया, ये आपके सामने। मैं इसको ज्यादा अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पिछली ही चीज चल रही है, तो आई होप कि आपको आसानी से इसकी समझ लग जाएगी कि एक्सपेंड कैसे किया और ये चीज कैसे आई है। और ये भी आपको पता लग गया होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, इधर भी ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। ये जो दरमियान में नेगेटिव का साइन है ये फार्मूले का, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास ए क्रॉस पी आ चुका है, -7i + 2j + 5k। ए क्रॉस बी आ चुका है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ ये मैग्नीट्यूड अब क्यों लिया जा रहा है। मैग्नीट्यूड कैसे लेना है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो √78 आपके पास आंसर आ चुके हैं। √78 आपके पास आंसर आ चुके हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला मैंने कल भी आपको करवाया था, एन एक यूनिट वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से एन यूनिट वेक्टर निकालना मैंने सिखाया था आपको, कल वाली वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप कल वाली वीडियो सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उससे आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आपके एक दो एमसीक्यूज पॉइंट भी क्लियर। एन आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये होता है कि जी किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर आपने एन यूनिट वेक्टर निकालना है, एन उसमें लाइन लिखी हुई है कि एन
एन जो है वो ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, एन यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी करें, आपके पास एक वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के साथ ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो हम दोनों चीजें निकाल चुके हैं, तो हम यही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ऊपर ए क्रॉस बी लिख दिए जो उसकी वैल्यू है, और नीचे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने √78। अब -7/78 प्लस 2/78 प्लस 5/78 क्या आएगा सर? तो ये हमने कर दिया, ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर निकला है। इसी तरह अगर आपने साइन थीटा फाइंड करना हो, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, साइन थीटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ना होता है ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन। वो आपसे पूछ रहा है, डिमांड कर रहा है कि आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल के दें। पहले आपको साइन थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला कल भी मैंने डेराइव करना सिखाया, तो इसमें भी थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिए कि साइन थीटा का अगर आपने फार्मूला निकालना है वो कैसे निकलेगा, कि साइन थीटा का फार्मूला निकालने के लिए आपको ये एन यूनिट वेक्टर यहाँ से खत्म करना है। वो कैसे हुआ कि एन यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, तो अपने दोनों साइड्स पे मैग्नीट्यूड क्रॉस पी है, तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे मैग्नीट्यूड लेने की वजह से इधर मैग्नीट्यूड आ गया। ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड था, तो ये मैग्नीट्यूड ही रहेगा। साइन थीटा एंगल है और एंगल का कभी मैग्नीट्यूड नहीं रहता। एन है तो इस मैग्नीट्यूड दोनों साइड पे लेने की वजह से यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, अब एन यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, इसको खत्म कर, लिहाजा आपके पास साइन थीटा का फार्मूला बनता है, ये जो चीज है इसके साथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये आपके पास साइन थीटा का फार्मूला बन चुका है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये साइन थीटा का फार्मूला बन। इस फार्मूला को हमने यूज करना है। सबसे पहले आपको चाहिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको कैसे सोल्व करना है, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, √1 + 1 + 1, ये √3 आपके पास आंसर आ। इसी तरह बी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। ये कहाँ से वैल्यूज लिखी हैं, अगर आप क्वेश्चन पे गौर करेंगे तो यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट क्या है -1, वाई कॉम्पोनेंट क्या है -1, जी कॉम्पोनेंट क्या है -1, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके पास। तो इस वजह से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने लिया -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सोल्व करके √3 आ चुके। उसके बाद है आपके पास अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। बी वेक्टर पे अगर आप गौर करेंगे जो आपको गिवन है, तो मैं पार्ट सोल्व कर रहा हूँ आपको, पार्ट नंबर 2। इसमें एक्स कॉम्पोनेंट 2 है, वाई कॉम्पोनेंट -3 है, जी कॉम्पोनेंट इसमें क्या है 4 है। तो एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो सोल्व किए, आंसर आपके पास आता है √29, ठीक है। अब आप क्या करें, साइन थीटा के फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें। ये ऊपर फार्मूला पड़ा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ऊपर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आता है √78, तो यहाँ पे √78 लिख दिया गया। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है और ये बी वेक्टर। अब आपने पूरी वैल्यू का अंडर रूट इकट्ठा कर दिया। अंडर रूट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर अंडर रूट अलग अलग हो, तो जितनी टर्म्स का अंडर रूट अलग अलग है तो उनका होल अंडर रूट बना सकते हैं। ऊपर 78 है, नीचे 3 क्रॉस 29। अब ये कैंसिलेशन हो रही है, 3 को 78 पे कैंसिल करें तो 26 आता है, तो √26/29 आपका आंसर आ गया, साइन थीटा निकाल। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है, तो मैंने लॉन्ग भी करके दिखा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, मैंने सोल्व किया यहाँ पे। पार्ट नंबर 3 देखें आप, तो बाकी पार्ट सब खुद सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट नंबर 4 में कन्फ्यूजन होती है तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इसमें अब आप देखें कि के कंपोनेंट नहीं है, तो मैंने आपको बताया हुआ जो कंपोनेंट मिसिंग होता है ना, यानी के यूनिट वेक्टर नहीं, तो 0 के ले लें यहाँ पे। इसके साथ भी आप 0 के ले लें और इसको सेम इसी मेथड से सोल्व करें जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करें। आप इसको सोल्व करिएगा इन पार्ट्स को। अगर आपसे नहीं सोल्व होंगे, आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। पार्ट नंबर 3 है आपके पास, इसमें ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी लेना है, मैंने ए क्रॉस बी लिया, वैसे ही डिटर्मिनेंट मेथड से आपके सामने है, ये कोफिशिएंट्स आपके सामने हैं, 2 -2 4, और इसके हैं -1 प्लस का 1 और -1 प्लस का 1 और माइनस।
एक्सपेंडिंग मेथड की है तो हमारे पास ये जवाब आ रहा है 0y माइनस 0j प्लस 0k। तो यानी ये नल वेक्टर ही आ रहा है, तो मैंने इसकी जगह नल वेक्टर भी लिख सकते हैं हम। मैंने नल वेक्टर की जगह इसको एज इट इज वैसे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा तो ये 0 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर कितना निकला है, नल वेक्टर 0 है प्लस 0j प्लस 0k और इसका मैग्नीट्यूड भी। तो ये आर्बिट्रेरी कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता है। एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे आई भी आ सकता है यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर भी आ सकता है, इसका आंसर के यूनिट, इट्स एनी यूनिट वेक्टर। ठीक है, इंपोर्टेंट शॉर्ट था ये। साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। एंगल आपने फाइंड करना है, आपको ये मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। मैं निकाल चुका था तो इस वजह से मुझे बाद में पता चला कि नहीं, ये यहाँ मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं। उसकी रीजन ये है, साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है। साइन थीटा के फार्मूला में ऊपर वाली वैल्यू ही जीरो है, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही क्या आया है आपके पास, जीरो। तो जब बटे के ऊपर जीरो आ गया, बटे के नीचे जो कुछ मर्जी आ जाए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ये आ जाए, जो मर्जी आंसर निकालना है, तो ओवरऑल आंसर आपका जीरो ही आएगा जब न्यूमरेटर में जीरो आ चुका है। तो आपको यहाँ पे ए और बी का मैग्नीट्यूड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही लाइन में यहाँ तक आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सॉल्व किया और उसको बराए नाम यहाँ पे पुट किया है, जो कि फायदा कोई नहीं हुआ, तो आंसर जीरो ही आया। तो आप ये चाहे ना निकालिएगा, ये दो चीजें हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह कर दीजिए जैसे मैंने आपको लिख के। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, मैंने पास पेपर में देखा था, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, इसको गौर से समझिएगा। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट है बहुत आसान। गिवन पॉइंट्स आर ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल के हमेशा 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, वो 3 वर्टिसेस या 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, पी क्यू एंड आर। इसके दो पार्ट्स हैं, मैंने पार्ट नंबर 1 सोल्व किया, तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 सोल्व कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं सबसे पहले आपने उनका पोजीशन वेक्टर निकालना। तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाला है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला है, वो आया 0y प्लस 0j प्लस 0k, और क्यू का 2y प्लस 2 3j प्लस 2k, और जो है आपका आर है पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर आया ओवर, वो आया है माइनस आई प्लस j प्लस 4k। ये वाली चीज माइनस आई प्लस j प्लस 4k। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर आपने निकाली है सिंपली। ये कॉमा खत्म करके, आपको पता है मैंने 7.1 में आपको पहली एक्सरसाइज ये पोजीशन वेक्टर निकालना सिखा रहा हूँ। 7.1 में भी आपको मैंने बताया था कि पहली वैल्यू के साथ आए, दूसरी वैल्यू के साथ जे और तीसरे के साथ के आता है, कॉमा खत्म करके वहां पे एडिशन का साइन आता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। पैरेललोग्राम बनाइए, इस तरह ये डॉटेड लाइन जाहिर की हुई। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये जो है आपके, इसका डायगोनल ले लेना। ठीक है, ये वाली चीज आपकी ट्राइंगल है। तो बाकी चीज ये डॉटेड लाइन से जो जाहिर किया मैंने, चाहे आप इसको काट दें, सिर्फ इतनी ट्राइंगल ही बना ले तो वो भी सही है। तो ये फिगर की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। मान ले कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो पी क्यू एंड आर आपने पॉइंट रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 लेंथ क्रॉस विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई जिसको बोलते हैं। मान लें ये उसकी विड्थ है पी क्यू और ये उसकी चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है। यानी ये उसकी विड्थ है और ये उसकी लेंथ है। तो आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वो किसका लेना है जी, पी क्यू क्रॉस पी आर। इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये यहाँ पे होता ए बी सी पॉइंट, यहाँ पे मान लो ए होता, बी होता, ठीक है, और यहाँ पे सी होता, तो आपने क्या करना था, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, दो वेक्टर्स लेने थे आपने, फिर ए बी क्रॉस ए सी। ये फिगर आपको एक्सप्लेन कर रही है कि आपने कौन से वेक्टर्स लेने। तो भाई आपने वेक्टर लेना है जी ये वाला, एक ये वाला वेक्टर फिगर में से, यानी कि वो जो मान लें आपकी ये विड्थ है पी क्यू, और ये जो लेंथ की जगह आपने पी आर वेक्टर लेना है, जो मान लें कि वो पी आर है। ठीक है, पी क्यू क्रॉस पी आर करना है और मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि एरिया जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको पी क्यू क्रॉस पी आर करके एक वेक्टर की फॉर्म में आंसर मिलेगा।
उस वेक्टर की फॉर्म का आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ये बार का साइन इस वजह से यूज किया कि आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड और 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए पी क्यू निकालना है आपने। पी क्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस, तो आपने ओ क्यू में से ओ पी माइनस किए, ठीक है। इसको सोल्व किया है तो पी क्यू वेक्टर आपके पास हो चुका है 2y+3j+2k। इसी तरह आपने पी आर वेक्टर सोल्व किया है, वो आपके पास हो चुका है ओ आर माइनस ओ पी। ये ओ आर की वैल्यू है माइनस ये ओ पी की वैल्यू है। इसको हमने सोल्व किया तो ये आपके पास पी आर वेक्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो पी क्यू निकालना था, तो यानी कि पोजीशन वेक्टर क्यू में से पोजीशन वेक्टर पी कर देना। इसी तरह पोजीशन वेक्टर आर में से पोजीशन वेक्टर पी माइनस कर दे तो पी आर आ जाएगा। ये 7.1 में हम करते हैं। अब ये देखें ओपी की जो वैल्यू है वो 0y+0j+0 के है, यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये खत्म है। हाँ, यहाँ पे कोएफ़िशिएंट 0, 0 ना होते तो कोई भी होते तो बाहर नेगेटिव के साइन की वजह से इसकी अलामत हमने चेंज कर देनी थी। फिर आई को आई के साथ सोल्व करना था, जे को जे के साथ और के को के साथ, जैसे कि आप सोल्व करते हैं 7.1 में सोल्व किया हमने। तो पी क्यू वेक्टर आपके पास आ जाता है 2y+3j+2k। और पी आर जो वेक्टर है वो कैसे निकल रहा है, ओ आर माइनस ओ पी करके, ठीक है। आई में से आई माइनस करना है, जे में से जे करना है, ये करना है आपने माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 0, 0 ना होते, यहाँ पे कोफिशिएंट 0, 0 है तो ये ऑल इन वेन, ये खत्म है, समझे। तो आपके पास सिर्फ ये चीज आती है, यू एज इट इज हमने लिखी, ठीक है। अब आपने पी क्रॉस पी आर कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस मल्ट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो आई जे के लिख लें, ये पी के कोफिशिएंट्स है, ठीक है। और ये पी आर के कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पी क्यू के कोफिशिएंट है 2, 3, 2 लिख दिया। पी आर के कोफिशिएंट है -1 प्लस का 1 और 4, -1 प्लस का 1 और 4। इसको एक्सपेंड किया, रो 1 को एक्सपेंड किया, वैसे ही जैसे कि मैं आपको इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना सिखा रहा हूँ, वैसे ही एक्सपेंडिंग मेथड हमने किया है। तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना सिखाया, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। इसी तरह इधर ऐसे प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आता है 10i-10j+5k, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये पी क्यू क्रॉस पी आर एक वेक्टर की फॉर्म में है, ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ताकि आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मैग्नीट्यूड लीजिए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर ओवर होल अंडर रूट, ठीक है। इसका होल अंडर रूट, ठीक है। इसको सोल्व किए, अंडर रूट 225 होता है, इसका आंसर आ जाएगा 15। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हम दोबारा लिखते हैं, 1/2 पी cos पी आर का मैग्नीट्यूड वो निकल आया था हमारे पास 15, 15/2। दैट्स योर आंसर। स्क्वायर यूनिट से मुराद ये है कि आपने ट्राइंगल की साइड्स जिस भी यूनिट में ली होंगी, मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। साइड्स की जो लेंथ है वो जिस भी यूनिट में ली होगी उस यूनिट का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है जी, जो भी यूनिट लाइक अगर आपकी साइड्स मीटर में है तो एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर की फॉर्म। अगर आपने साइड सेंटीमीटर की फॉर्म में ली है, ठीक है, तो इस एरिया का यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और हम इसको लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो भी रिस्पेक्टिव यूनिट होगा उसका स्क्वायर आएगा एरिया के साथ, एरिया की वैल्यू के साथ स्क्वायर यूनिट, इसी वजह से एरिया का यूनिट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी इसी के रिलेटेड है कि आपने यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है जिसके आपको 4 वर्टिसेस चाहिए। पैरेललोग्राम एक क्लोज फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, सॉरी जी 4 साइड्स होती हैं, क्योंकि 4 इसके कॉर्नर पॉइंट्स, 4 वर्टिसेस होते हैं इसके। दो साइड्स आपस में ऑपोजिट और इक्वल होती हैं, टू साइड्स आर ऑपोजिट एंड इक्वल, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। तो 4 पॉइंट्स इसी वजह से। मैं इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, तो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व कर सकेंगे इसको देखते हुए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आया है, लॉन्ग पे भी आया है, ज़्यादातर ये शॉर्ट में ही है। ए, बी, सी, डी दी है। आपने सबसे पहले इन तीनों वेक्टर्स का, तीनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ए का, बी का, सी का, डी का।
ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे पोजिशनल वेक्टर निकालने होते हैं। सिर्फ कोमा खत्म करके प्लस लिखी जाए, पहली वैल्यू के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरी वैल्यू के साथ के लिखी। आपके पास ये पोजीशन वेक्टर्स हो चुके हैं। अब मैंने ये पैरेललोग्राम शेप बनाई है। पैरेललोग्राम में 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। आपके ये अपनी चॉइस है, दैट्स योर ओन चॉइस। आप कैसे इसके पॉइंट्स की प्लेसमेंट करना चाहते हैं। मैंने ए बी यहाँ पर रखा है और सी और डी ऐसे एक तरतीब के साथ किया हूँ, ऐसे इधर से वो इधर वो इधर। ठीक है, फिर इसको ऐसे क्लोज किया। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि सी इधर रखना चाहते हैं, सी इधर रखना चाहते हैं, डी इधर रखना चाहते हैं, तो इट्स नॉट प्रॉब्लम। ठीक है, ये सही है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया जी कि मैंने डी इधर रखे और सी उधर रखे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला होता है सिंपली लेंथ क्रॉस विड्थ। ये मान लें आपकी विड्थ है, ठीक है, और ये मान लें आपकी लेंथ है। तो आपने यहाँ पे जो दो पॉइंट्स बनते होंगे उनका एक वेक्टर बना देना है, ए बी बन जाएगा। और यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, सी रख लें आप चाहे तो ए सी हो जाएगा। डी रखा है मैंने यहाँ पे तो मैंने ए डी की। तो इसका मतलब है आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए बी क्रॉस ए डी का। आप ए सी भी ले सकते थे, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, फिगर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसको ए के साथ मिला देना, ए सी वेक्टर बन जाएगा या ए डी। मैंने यहाँ पे डी रखा है तो ए डी वेक्टर। तो सबसे पहले मुझे ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर के लिए बी के वेक्टर में से हमें ओ का पोजीशन, ए का पोजीशन माइनस, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है माइनस ये ए पॉइंट का पोजीशन। बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर अलामत चेंज कर दी जाएगी। 4i में से i निकाल दे तो 3i हो जाएगा, प्लस का 2j है और ये माइनस का 2j, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का 3k है और ये प्लस का k है, यहाँ पे माइनस का 2k आ जाएगा। ये आपका ए बी वेक्टर। इसके बाद है आपका ए डी वेक्टर। डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। ये डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर अलामत चेंज करते हैं, माइनस आई माइनस 2j और ये प्लस का k बना दे। 9i में से एक आई निकाल दें तो यहाँ पे 8i हो जाएगा। और माइनस 5j है और ये माइनस 2j है, ये माइनस 7j बन जाए। और ये प्लस का k है और ये प्लस का k वैसे ही आ जाएगा। ये ए डी वेक्टर आपका आ चुका है। ये आपका ए बी वेक्टर है और ये आपका ए डी वेक्टर है। अब आपने क्या करना है, ए बी क्रॉस ए डी, क्योंकि हमारी पोजीशन है, पॉइंट्स की प्लेसमेंट ऐसी है कि हमारे पास बन रहा है ए बी क्रॉस ए डी। आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। आई जे के लिख लें। यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स हैं ए बी वेक्टर के जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, क्या है जी, माइनस, सॉरी 3i, यहाँ पे जे मिसिंग है, समझे कि ये 0j है। ठीक है, 0j, माइनस का 2 के आगे फिर 3 0 और माइनस 2 कोफिशिएंट है इसके। इसके नजर आ रहे हैं आपको 8 माइनस 7 और प्लस का 1, 8 माइनस 7 और प्लस। इसको एक्सपेंड किए, रो 1 को ही हमने एक्सपेंड किए, इसको सोल्व किए एक्सपेंडिंग मेथड के साथ। हमारे पास आंसर बनता है -14i माइनस 19j माइनस 21k। ये हमारे पास ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर का लेना है मैग्नीट्यूड। क्योंकि एरिया, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एरिया निकालने के लिए हमें ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिया तो 998 स्क्वायर यूनिट इस हमारे पास आंसर आ चुका है। ये एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो 998 आपके पास स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने निकाला। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता जी कि चेक करें कि कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और कौन से वेक्टर पैरेलल हैं। तो आपको पता है जब भी आपने चेकिंग करनी हो, मैंने प्रॉपर्टीज में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी आपने चेकिंग करनी हो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं है तो आप वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज करते हो। तो जब भी आपने दो वेक्टर्स चेक करने हो पैरेलल हैं, वहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो जब आपने चेक करना है परपेंडिकुलर वेक्टर्स उसके लिए डॉट प्रोडक्ट, और जब आपने चेक करना है पैरेलल और उस वक्त आपने क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। बट यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहें वो तो आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहें तो उसमें थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है, वो हो जाता है लेंथी।
ऐसे हो जाता है, उसमें एक्सपेंडिंग हमें करनी पड़ती है, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना पड़ता है हमें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली ये कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं चेक करने के लिए हम ये चेक कर लेते हैं कि एक वेक्टर से आया कि कोई दूसरा वेक्टर बन रहा है या नहीं। वो कैसे कि एक वेक्टर u है, एक मिसाल है, u को किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से 3 से जिससे भी मल्टीप्लाई करके क्या एक नया वेक्टर बन रहा है v। तो अगर u से v बन रहा है, u को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवा के एक v वेक्टर बन जाए तो इसका मतलब है u और v दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ये आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से हो जाएगी। आपको पार्ट नंबर 2 में मैंने दोनों पार्ट्स ऐसे सोल्व किए। मैंने पहले पार्ट नंबर 1 सोल्व किया है, पार्ट नंबर 2 सोल्व किया है। इसमें u, v और w तीन वेक्टर्स दिए हैं। उसने कहा जी कि इनमें से कौन से वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, कौन से पैरेलल हैं। तो ये चीज चेक करने के लिए हमने क्या करना है, कंसिडर करना है डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर्स लेने, u v ले लें, v w ले लें। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो के जो इक्वल आना चाहिए, मैंने u और v का डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, i के यूनिट वेक्टर, i के कोएफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j को j के साथ, k को k के साथ। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन क्या है, 1, यहाँ पे -1। 1 को -1 से किया तो -1 आ चुका, क्योंकि i और i को मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट में 1 आंसर आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह j को j से करना है, j का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे +1 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 आ चुका है। यहाँ पे -1 है k का कोफिशिएंट और यहाँ पे प्लस का 1 है, -1 को प्लस के 1 से किया तो -1 आ चुका है। -2 + 2 हो चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 0 एज u डॉट v इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपके पास आपका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब है u इज परपेंडिकुलर टू। इसका मतलब ये हुआ कि u वेक्टर जो है आपका v वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। इसके बाद आपने चेक करना है कि w वेक्टर है आपका, ये पैरेलल है या नहीं। w वेक्टर से कैसे चेक होगा, कोई और वेक्टर क्यों नहीं दिया। अब पैरेलल के लिए आपने ये चेक करना है कि आया कि एक वेक्टर से कोई दूसरा वेक्टर बन सकता है या नहीं। अब w वेक्टर में एक चीज है कि कॉमन निकल रही है -पाई। -पाई कॉमन निकाल दिया, बटे में से 2 भी कॉमन निकाल दिया, हालांकि 2 निकलता नहीं है। इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 2 नहीं है, यहाँ पे 2, तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। अब होगा क्या, ये कॉमन कैसे निकलेगा, तो रूल है ये, अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जो कि कॉमन नहीं निकल रही, तो जिस वैल्यू के साथ वो वैल्यू मौजूद नहीं थी, यानी कि जिस टर्म के साथ वो वैल्यू मौजूद नहीं थी, अब -पाई के साथ 2 नहीं था, तो इसके न्यूमरेटर में 2 लिखते हैं आप, जब आप बटे में से कॉमन निकालेंगे। हमने डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल दिया, -पाई/2 जब कॉमन निकाला तो यहाँ से तो -पाई/2 खत्म हो गया, तो अकेला i बच गया। इसी तरह इधर भी प्लस का पाई/2 के था, तो माइनस के बाहर निकलने की वजह से ये जो प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन, ये माइनस में चेंज हो गया और यहाँ पे अकेला k बच गया, क्योंकि पाई/2 तो बाहर जा चुका है। और यहाँ पे जो ये था कि माइनस पाई जे, इसमें से माइनस बाहर जा चुका था, यहाँ पे प्लस हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन बाहर आ गया था, तो ये नेगेटिव का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो गया, ये देख लें। और जे अकेला बचना था, चाहिए था, क्योंकि पाई जो था यहाँ पे वो बाहर आ चुका है। हाँ, बटे में 2 भी बाहर था, इसके साथ तो 2 था ही नहीं, इस वैल्यू के साथ, तो जिस वैल्यू के साथ 2 मौजूद नहीं है उसके कोफिशिएंट में वो मल्टीप्लाई करवा दें। इसके कोफिशिएंट के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 2j बन चुका है। तो ये जो वैल्यू आपके पास अंदर आई है, आई माइन प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के, ये वैल्यू अगर आप गौर करें तो आपके पास u वेक्टर की है। तो इसका मतलब है आपका जो w वेक्टर है वो u वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि u वेक्टर एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवा के -पाई/2 से आपके पास w वेक्टर बन रहा है, मतलब w इज पैरेलल टू u। इसी तरह पार्ट नंबर 1 में ये है कि किसी का भी ये 3 वेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप चेक कर लें, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, किसी भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 नहीं मिलेगा। तो जब किसी भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 ना हो, तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो मैंने एक डॉट प्रोडक्ट लेके देख लिया, u और v को मल्टीप्लाई करवाया और v का जवाब आता है -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि u डॉट v 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे किसी भी 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं है, तो कोई भी 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे पैरेलल जरूर हैं। W वेक्टर अगर आप देखें तो W ऐसा वेक्टर है जिसमें से -3 आपको कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है कोफिशिएंट्स में से, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -15 है, प्लस का 3 है और माइनस का 3 है। जब भी पहला कोफिशिएंट नेगेटिव होगा यानी पहली वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिव बाहर कॉमन के तौर पे आ जाएगा। -3 यहाँ पे कॉमन निकाल दिया गया, फिर बच गया माइनस का 3 जो प्लस पे चेंज हो गया, तो यहाँ पे प्लस का 5J हो गया है, 5I हो गया है। माइनस कॉमन निकलने की वजह से ये प्लस का साइन जो है वो माइनस में चेंज हो चुका है। यहाँ पे अकेला जे बच चुका है, 3 बाहर जा चुका है। और ये जो नेगेटिव का साइन है ये प्लस में चेंज हो चुका है, ठीक है। और ये 3 जो था वो बाहर जा चुका है, इधर के बच गया है। ये 5i माइनस जे प्लस के जो है ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है आपके पास? u वेक्टर की वैल्यू है। तो यहाँ पे u लिख दिया गया है। जैसा कि w इज इक्वल टू -3u, तो इसका मतलब है W इज पैरेलल टू U। इसमें सिर्फ दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर कोई भी नहीं है, तो ये आपके पास आंसर हो। इसके बाद है जी हमारे पास छठा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। छठा, सातवां और ये नौवां क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास ये लेंथी है ऑलमोस्ट। हमने ये सारी एक्सरसाइज ही सोल्व की है स्वाय 8वें क्वेश्चन के, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। हमें लेफ्ट साइड में ये चीजें दी गई हैं। यदि आपने लेफ्ट साइड को यूज करना है और इसको राइट साइड बनाना है। लेफ्ट साइड में a क्रॉस इंटू बी प्लस सी, बी क्रॉस इंटू सी प्लस ए, सी क्रॉस इंटू ए प्लस बी दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक आप बार बार मैं पिछली वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर, वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना जो वेक्टर्स का, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको वो होल्ड करता है, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप ए को बी के साथ अलग मल्टीप्लाई करवा दें और ए को सी के साथ अलग करवा दें। इसी तरह बी को बी क्रॉस सी कर दें जमा बी क्रॉस ए कर दें, सी क्रॉस ए कर दें जमा सी क्रॉस बी कर दें। अब आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन करके बन चुका है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यहाँ पे बी क्रॉस सी जमा बी क्रॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे बन चुका है जमा सी क्रॉस ए जमा सी क्रॉस बी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें कि ये वाला जो ए क्रॉस बी है, इधर बी क्रॉस ए भी मौजूद है, ठीक है। तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए। वो कैसे? जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव है, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव है। बाय नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, नॉन कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी है, आप उसकी जगह बी क्रॉस ए करते हैं तो नेगेटिव का साइन साथ आएगा, ये रूल है। इसी तरह अगर आप ए क्रॉस सी है, इसकी जगह आप सी क्रॉस ए करते हैं, सी पहले करते हैं और ए बाद में करते हैं, तो नेगेटिव का साइन आएगा। डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आना था। तो अगर आप बी क्रॉस सी करते हैं तो वो सी क्रॉस बी के इक्वल आएगा, बट नेगेटिव साइन साथ आएगा, ठीक है। बी क्रॉस सी था तो आपने सी पहले कर दिया, बी बाद में कर दिया, तो डायरेक्शन इनवर्ट हो गई है, चेंज हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी की जगह आप माइनस बी क्रॉस ए लिख दें, और इसी तरह ए क्रॉस सी की जगह, यहाँ पे ए क्रॉस सी है उसकी जगह आप लिख दें माइनस सी क्रॉस ए लिख दें, ये माइनस सी क्रॉस ए लिख दिया गया। उसके बाद प्लस का बी क्रॉस सी है तो इसकी जगह माइनस का सी क्रॉस बी लिख दिया गया, ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। और अगली जो तीन ये वाली वैल्यूज हैं ये एज इट इज लिख दी गई, ठीक है। ये लिख दी गई, ये माइनस की वैल्यू इस प्लस की वैल्यू से कैंसिल आउट और ये कैंसिल कर दी। ये माइनस का सी प्लस है सी क्रॉस है, ये प्लस के सी क्रॉस ए से कैंसिल हो गया। माइनस का सी क्रॉस बी प्लस के सी क्रॉस बी से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास ये राइट साइड में जीरो आ चुके हैं, दैट्स योर राइट साइड, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट साइड। ये आपके पास आंसर हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सोल्व किए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अगर आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल दिया जाए 0 के, तो आप प्रूव करें a क्रॉस बी आपका b क्रॉस ए सी के इक्वल है और c क्रॉस ए के इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी हो सकता है लॉन्ग भी हो सकता है, बट है आसान। आपने क्या करना है, आपने लिखना है जी गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें आप क्या करें, a प्लस बी इधर रहने दें, c प्लस क्या उधर जाकर आप माइनस का c कर दें, इसको नेगेटिव c कर दें। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं आप, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि प्रूफ में अगर आप चेक करें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन कौन सा है, क्रॉस वाला है, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ए, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ए के साथ करना चाहते हैं दोनों साइड पे ए के साथ कर दें, मल्टीप्लाई बी के साथ करना चाहते हैं बी के साथ कर दें, सी के साथ करना चाहते हैं तो सी के साथ कर दें, दैट्स योर ओन चॉइस। तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ए के साथ दोनों साइड्स पे, क्वेश्चन नंबर 1 की दोनों साइड्स पे ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ए प्लस बी था तो इसके साथ ए क्रॉस कर दिया गया, ए क्रॉस इंटू ए प्लस बी कर दिया गया। इसी तरह माइनस सी था, इसको भी ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये माइनस ए क्रॉस सी हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और ए को इस बी से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी बन चुका है, यहाँ पे माइनस ए क्रॉस सी वैसे ही है। अब ये देखें कि ये वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर को अगर उसके साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ये ए को ए के साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आपका जवाब हमेशा 0 के इक्वल आएगा। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहते हैं, तो आपका जो जवाब आएगा इक्वल आएगा 0 के। इसके बाद है ए क्रॉस बी, ये वैसे ही रहेगा आपका ए क्रॉस बी, और ये माइनस का ए क्रॉस सी है, माइनस ए क्रॉस सी। अब आप अगर सी को पहले करते हैं और ए को बाद में करते हैं तो आपके पास हो जाएगा सी क्रॉस ए हो जाएगा। ये जो नेगेटिव का साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वो नेगेटिव हो जाती है, कोई नेगेटिव वेक्टर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस का ए क्रॉस सी था, जब आपने सी पहले किया ए बाद में किया तो ये नेगेटिव प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। तो सी क्रॉस ए आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सी क्रॉस ए लिख दिया गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इसके बाद है जी इक्वेशन नंबर 1 को ही यूज करना है आपने, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 को। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय बी ऑन बोथ साइड, आपकी अपनी चॉइस है, आप सी के साथ करना चाहे तो सी के साथ कर लेते हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लाई बाय बी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, हमने इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड्स पे बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई की है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बी को ए के साथ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और बी जो है इस बी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया बी क्रॉस ए, ये एडिशन का साइन, ये जो दरमियान में प्लस का ये वाला आ गया, और बी क्रॉस बी हो गया, और इधर माइनस बी क्रॉस सी वैसे ही है। तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास बी क्रॉस ए है, तो आप इसको माइनस ए क्रॉस बी कर दें, ठीक है। तो माइनस ए क्रॉस बी कर दें आप इसको, ठीक है, क्योंकि आपने जो प्रूव करना है उसमें ए पहले है और बी बाद में, यहाँ पे बी पहले था ए बाद में था, आपको डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे माइनस ए क्रॉस बी आ जाएगा। मैंने माइनस ए क्रॉस बी लिख दिया, और ये बी क्रॉस बी जो है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का वो 0 के इक्वल होता है, वो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये क्रॉस लगा दिए। इधर माइनस बी क्रॉस सी है, तो ये माइनस बी क्रॉस सी ही रहने दिया, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें बी पहले और सी बाद में, ये ऑलरेडी ऐसी ही फॉर्म में है कि बी पहले है और सी बाद में है इसमें, ठीक है। तो माइनस बी क्रॉस सी हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड्स पे -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो है या तो इस तरह समझ लें कि ये जो नेगेटिव का साइन है इस नेगेटिव के साइन के साथ कैंसिल आउट हो। बेहतर ये है कि आप नेगेटिव साइन के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, इधर बच जाएगा लेफ्ट साइड में ए क्रॉस बी आपके पास बाकी बच जाएगा, और इधर बच जाएगा आपके पास बी क्रॉस सी बच जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 से देखें और इक्वेशन नंबर 3 से देखें। ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस ए के, और इधर ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस बी के, बी क्रॉस सी के। इसका मतलब है ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के भी इक्वल है और सी क्रॉस ए के भी इक्वल है। दोनों को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, कंबाइन करके लिख दें, जो आपको उसने प्रूफ में स्टेटमेंट बोली है प्रूव करने के लिए, वो स्टेटमेंट आपकी बन गई है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के भी इक्वल है और वो सी क्रॉस ए के भी इक्वल है। ये चीज आपके पास प्रूफ हो चुकी है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इजी है। वो कहता है जी कि अगर ए क्रॉस बी आपको 0 के इक्वल दिया जाए
और ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल दिया गया और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल दिया। कहता है आप क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे अबाउट वेक्टर ए और बी? ए और बी वेक्टर के बारे में आप क्या कंक्लूड करेंगे? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी भी 0 के इक्वल है और ए डॉट बी भी 0 के इक्वल है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल और डॉट प्रोडक्ट भी। हम लिखेंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर ए डॉट बी इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमने ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में से ही पढ़ा था कि अगर जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब वो जो दोनों वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इससे ये भी अखज़ किया जा सकता है कि इन दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर 0 के इक्वल है। या तो ए 0 के इक्वल है या तो बी 0 के इक्वल है। ये आपकी बुक पे ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं आपके पेज नंबर पे, चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर आपका है आई थिंक सो ये 352 पे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। इसी तरह पीछे डॉट प्रोडक्ट की भी लिखी हुई हैं। तो ये हमने यहाँ तक स्टेटमेंट कर ली है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0, या इसका मतलब है इनमें या तो ए 0 के इक्वल है या तो बी वेक्टर 0 के इक्वल है। आगे है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अगर आपका ए क्रॉस बी 0 के इक्वल है, इसका मतलब है ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं आपके। ए और बी आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है इसी पेज नंबर पे 352 पे कि u क्रॉस v उसने दिया है 0 के इक्वल, तो उसने कहा था इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पे u 0 के इक्वल है या तो v 0 के इक्वल है। आइदर ए यू और वी की जगह हम ए और बी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लिखेंगे आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। या तो ए 0 के इक्वल है या तो बी 0 के इक्वल है। इसी वजह से आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। हमने एक्सरसाइज 7.4 ए टू जी कंप्लीट कर ली है, सवाई क्वेश्चन नंबर 8 के, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज की जो एक दो एग्जांपल्स हैं वो आप उसको बता दूंगा, जो कि पास पेपर में आई हुई हैं। तो इंशाल्लाह हम उससे नेक्स्ट 7.5 सोल्व करेंगे तो हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तब तक के लिए